बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक एमरजेंसी वीलॉग के साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के अंदर एक तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है, एक बॉम्बशेल स्टोरी आई है पाकिस्तान के मीडिया में, और वो है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि जिससे पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया है। ऐसी स्टोरी है जो आपको बताना भी ज़रूरी है और उसके ऊपर एक बेलाग तज्जिया देना भी आपको ज़रूरी है, ताकि आप इस स्टोरी की तमाम रेमिफिकेशन और इसकी तमाम कॉनोटेशंस और इसके तमाम पहलू समझ जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान दिया, कन्फेशन किया। उन्होंने कहा कि मैं धांधली करने वालों में शामिल हूँ। हम लोगों ने रावलपिंडी डिवीज़न में 13 MNA की जो सीटें आती हैं उनके ऊपर धांधली की है। 70 हज़ार की लीड से जीते हुए लोगों को हमने हरा दिया है और 70 हज़ार के हमने ठप्पे लगाए हैं, रिज़ल्ट चेंज किए हैं, हमने धांधली की है और हमने अल्लाह को जवाब देना है। मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनते हुए सिखों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस तरह के धांधली ज़दा इलेक्शन का बोझ मैं मज़ीद नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि आज सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं फ़ारिग हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने लगा था। उसके लिए जो लफ्ज़ है उर्दू में वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब उसे इस्तेमाल नहीं करने देता, उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करने की कोशिश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह मैंने अपनी खुद से जान लेने की पहले कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जान क्यों लूं। मैं ये सारा सच कौम के सामने रखता हूं ताकि कौम को पता लगे कि इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है और किस तरीके से धांधली करवाई गई है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने यह भी कहा कि जब ये धांधली हमसे करवाई जा रही थी तो जो मेरे नीचे आरोज़ थे, जो ज़ाहिरी बात है हर हल्के का एक आरो होता है, आपको पता है, वो रो रहे थे, मतहत अमला रो रहा था, वो ये धांधली नहीं करना चाहते थे। 70 हज़ार की हर हल्के में लीड थी जिसको हमने ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि हमने उस धांधली के बाद ये भी किया कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा दिया और जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया। मेरे ज़मीर पर इसके बहुत बोझ हैं, मैं इस धांधली में शामिल हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस धांधली में शामिल है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों को फांसी दी जाए और हम दोनों को जो है वो, उन्होंने कहा कि जो कचहरी चौक है माल रोड के ऊपर रावलपिंडी में, उस चौक में खड़े होकर उन्होंने कहा हमें फांसी दी जाए। मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करता हूं। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाएं कि उन्होंने क्या कहा है, आप उनकी ज़ुबानी सुने, फिर मैं आपको इस बॉम्बशेल स्टोरी के ऊपर अपना तज्जिया देता हूं कि ये क्या है, होने क्या जा रहा है, लियाकत अली चट्ठा कौन है, वो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं और अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त, जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
जो चीफ जस्टिस है वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता आपके रहा? ऊपर क्यों कोई प्रेशर दबाव देते? था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। सर, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, पुलिस सीनियर अफसरान जो भी थे। लेकिन अब मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रखता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस स्टोरी को हम एज इट इज़ लेते हैं, जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने कन्फेस किया है, और उनका जो कन्फेशन है वो फॉर्म 45 जो मुसद्दका आरोज़ ने जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क से सभी कैंडिडेट्स को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दिखाए हैं, उनके मुताबिक तो वाज़े हो जाता है कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई, ज़्यादातर सीटों पर चोरी करने की कोशिश की गई, कहीं पर वो कामयाब हो गए और कहीं पर सिलवत साहबा जैसी, जो सिलवत सईद जो इस टाइम फैसलाबाद की कमिश्नर हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था मुझे आपने ट्रांसफ़र करना है तो कर दें, मैंने धांधली नहीं करनी। सिलवत सईद साहबा को हमारा सलाम कि उन्होंने फैसलाबाद के अंदर धांधली करने से इनकार किया था, तो वहाँ पर बचत हो गई पूरे फैसलाबाद में, और बाकी जगहों पर ये मेले लूट लिए गए। तो एक तो इसकी एज इट इज़ जो फेस वैल्यू है इस बयान की, उसी एतबार से हम ये कहेंगे कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, और इन्हीं के ऊपर रिज़ल्ट मुरतब करके और जिसका मैंडेट बनता है उसको वो मैंडेट दिया जाए, मैंडेट चोरी ना किया जाए और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन अब क्योंकि मेरा काम आपको तजिया देना है, तमाम साइड्स, तमाम कॉनोटेशंस बतानी हैं, अब इसकी कुछ और जहतें भी हम देखते हैं। लियाकत अली चट्टा साहब एक तो चंद दिन के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपको फ़हीम साहब कह रहे थे कि रावलपिंडी में जो कमिश्नर साहब लगते हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन की क्लियरेंस के बगैर तो लगते नहीं हैं। नंबर 3, लियाकत अली चट्टा जो हैं वो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं। इससे पहले डीजी खान में भी वो कमिश्नर रहे हैं, उससे पहले सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो प्राइम पोस्टिंग्स के ऊपर लियाकत अली चट्टा रहे हैं, नवाज शरीफ के करीब, शहबाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं वो। नंबर 4, जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो उसके बाद उन्होंने 2 मानी खेज बातें कही। एक तो निकलते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इलेक्शन दुरुस्त हुए, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज ने, हालांकि किसी ने फ़ौज का नाम नहीं लिया उनके सामने जब वो ये बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा फ़ौज ने तो इलेक्शन ठीक करवाए हैं। हालांकि उनसे किसी ने नहीं पूछा कि फ़ौज ने गलत करवाया। उन्होंने उनसे सवाल ये था कि इलेक्शन क्या दोबारा होंगे अब, या इलेक्शन गलत करवाए गए या धांधली करवाई गई, तो उन्होंने अपने आप की तरफ से कह दिया कि फ़ौज ने इलेक्शन दुरुस्त करवाए हैं। तो भाई अगर फ़ौज ने दुरुस्त करवाए तो फिर ये आपने धांधली किसके कहने पे की है? चाचे शहबाज शरीफ के कहने पे की है, किसके कहने पे आपने की है, या राजू बन गया जेंटलमैन के कहने पे आपने की है? तो ये भी तो आपको बताना पड़ना था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने एक और चीज़ चलते चलते कही कि नया इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं फॉर्म 45 के ऊपर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उन्हें बात करने की नौबत क्यों आ रही है कि नया इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं? ये बात ही क्यों हो रही है? वाई दिस इज़ अंडर डिस्कशन। सबको पता है कि फॉर्म 45 जेन्युइनली इशू हुए हैं, सबको पता है कि वो फॉर्म 45 सामने हैं, उनको आप गैदर करेंगे। नया इलेक्शन का कहाँ से सवाल आ गया? नया इलेक्शन क्यों होगा? अवाम ने मैंडेट दे दिया, वाज़े तौर पर वोट पड़ गए, फॉर्म 45 मौजूद है। कौन से गुम हो गए, आंधी चल गई, आग लग गई, कहीं पे चले गए, वो फॉर्म 45 मिल नहीं रहे? तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, और इलेक्शन उनके ऊपर जो लूटा हुआ मैंडेट है वापस हो जाएगा। जिसको मैंडेट मिला वो हुकूमत बनाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो अब इसकी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी कॉनोटेशन ये है, मैं इस टाइम हतमी तौर पर ये एनालिसिस दे रहा हूँ कि चट्टा साहब की इसके पीछे कोई बैड इंटेंशन या गुड इंटेंशन नहीं। बिल्कुल मैं आपके सामने कुछ तजादात, कुछ हालात रख रहा हूँ।
मैं इसको फेस वैल्यू पे लूँगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्म 45 है, जो सारी कहानी है, वो तो पहले से बता रही है कि धांधली हुई है, चोरी हुई है। और मैं ये यकीन करता हूँ कि चट्टा साहब का जो ज़मीर होगा, जो उनका दिल होगा, उसने उनको मलामत की, और वो एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी होंगे। वो पाकिस्तान को 71 की तरह उसको कोई नुकसान पहुँचते हुए नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान के अंदर कोई फसाद नहीं चाहते जैसे 70 के इलेक्शन के बाद हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि मैं मुल्क को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, मैं 71 वाले हालात नहीं देखना चाहता, मैं मुल्क को बचाना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आज फजर की नमाज के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश की, ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अब सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखूं। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके ऊपर अब अगर मैंने जैसे आपको कहा कि ऑप्शन ए तो ये है कि उनके ज़मीर ने वाकई काम किया, उन्होंने ये जहाद किया, वो उठ के खड़े होके बोले, तो फिर हमारा उनको सलाम है, सलूट है। इससे बड़ा काम, इससे बड़ी मेहरबानी वो इस कौम के लिए कर नहीं सकते थे। हम उनके हकीकी तौर पर मशकूर हैं, और इससे बड़ी तब्दीली आएगी, इसमें कोई शक नहीं। आज वो बोले हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी बोलेंगे, और खुलकर इस सारे मामले को जो है वो सामने रखेंगे कौम के कि ये हो क्या रहा है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, वो इसकी दूसरी जहतें हैं। वो जैसा कि इस पीर वाले दिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मज़हर अली और जस्टिस मुसर्रत हलाली के ऊपर मबनी एक बेंच बना हुआ है, जो इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की पिटीशन को सुनने जा रहा है। अब अगर इस बयान में, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, लेकिन अगर इस बयान के पीछे कोई साजिश है, तो फिर यह भी हो सकता है कि इस बयान को अदालत में इस्तेमाल किया जाए और इलेक्शन कलअदम करार देकर निगरान हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर कंटिन्यू करवाया जाए, और इस इलेक्शन में जो अवाम का मैंडेट है उसे हतमी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो लूटने की कोशिश करें। एक दूसरी बात, इसमें से अजीज़ हमवतनों भी निकल सकता है। कहा जाए कि इतना क्योस मच गया, अब अजीज़ हमवतनों होगा और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे, जिस तरीके से ज़िया साहब ने अनाउंस किए थे, जिस तरीके से बाकी लोगों ने पहले याया साहब ने अनाउंस किए थे, उसी तरह का उसी तरह का काम जो है वो दोबारा कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, और अजीज़ हमवतनों की राह हमवार करने के लिए इस बयान को इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी बहुत सारी जहतें हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लियाकत अली साहब एक तो शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे, दूसरा अभी वो अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिलकर वहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, बहुत थिक थे वो नून लीग के साथ, अगर हम गौर से देखें। फिर अचानक से उनका बयान आना, फिर बयान में कहना कि फ़ौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाएं, फिर कहना नए इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म 45 पे ही हो जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आके अपने दफ्तर में करना, उसका तमाम चैनल्स के ऊपर कवर होना। आजकल आपको पता है निज़ामुद्दीन साहब तो सांस नहीं लेने देते किसी को, तमाम चैनल्स के ऊपर उसका कवर होना, जियो टीवी का सबसे पहले फटे चलाना, ब्रेकिंग न्यूज़ देना, उसके साथ ही आमिर मीर का पहले से तैयार रहना। आप समझिए कि जब ऐसा बयान आता है, मैं हुकूमत के आला तरीन इंफॉर्मेशन के ओहदों पर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर का रहा हूँ, मुझे पता है कि हाउ दिस कम्युनिकेशन सर्विस वर्क और हाउ दीज पोर्टफोलियोज़ वर्क। आप इतनी तेज़ी से इतने बड़े क्राइसिस का जवाब नहीं दे सकते, आप इतनी तेज़ी से इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। विद इन फ्यू मिनट्स आमिर मीर साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं बगैर अपने बॉसेस को कंसल्ट किए हुए। आपको पता भी है मैं बॉसेस किन को कह रहा हूँ। चले हमारे वाले मामले में तो ना, हम तो खान साहब के साथ काम करते थे, चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते थे, हम तो डायरेक्ट, तो यहाँ पर तो बॉसेस भी मल्टीपल हैं, तो उस मामले में इतनी जल्दी जवाब आ जाना, ये सब कुछ होना, ये मेरी समझ से थोड़ा सा मुझे जो है ये इसकी मुझे कुछ समझ आ नहीं रही इस सारी बात की। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसको हम सारे पहलू हमें इसके देखने पड़ेंगे, और इसमें से हमें बहुत जल्दी कोई नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब ये सारा गंद खुल के सामने आ रहा है, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया वही असल में सच है, क्योंकि फॉर्म 45 वही बता रहा है कि 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार की लीड से लोगों को हराया गया, नताइज बदले गए, पूरे पाकिस्तान में बदले गए। लेकिन जिस सुबह गिरफ्तारी के साथ ये सब कुछ हुआ, जो उसका फॉलोअप है, उससे मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ निज़ामुद्दीन साहब इतने हाथ जमहूरियत के साथ किए हुए हैं कि अब दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ इस चीज़ में, अल्लाह करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो वैसे ना हो, मेरी तमाम बातें
इसके ऊपर वो गलत हों, सही ना हों, लेकिन अगर मेरा खदशा दुरुस्त है तो फिर आपको मंडे वाले दिन या उससे पहले कोई और हादसा होता हुआ भी नज़र आ सकता है और भरपूर तरीके से इस मैंडेट को मुकम्मल चोरी करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक होगा जो भी होगा। असल बात तो यही है कि फॉर्म 45 मौजूद हैं। इसी इलेक्शन को जो है लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाना चाहिए। इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, सबके सामने नतीजे हैं। मैंडेट लूटा गया है, वो वापस किया जाए और आगे चला जाए। और जैसा कि चट्टा साहब ने कहा है कि जो इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा दी जाए। उन्होंने तो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपने आप को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है। तमाम चीज़ें जब मैं इकट्ठे रखता हूँ तो मुझे कम अज़ कम इसमें से साजिश की बू आ रही है। मैं 40-50% इसमें हूँ कि इसमें कोई साजिश है, 40-50% हूँ कि शायद वाकई ज़मीर जाग गया है। इमरान खान का जो ऐलान है फतह मक्का वाला, वो उससे रिलेटेड या दूसरी चीज़ों से दिल भर आया, ज़मीर जाग गया। और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और मेरे जो खदशात हैं वो गलत हों। अल्लाह करे कि ऐसा ही और पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सफ़र हो। एक छोटा सा तज्जिया सुनिए और उसके साथ ही फिर हमें इजाज़त दीजिए, आपको तज्जिया सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, आप हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप आज की ये जो स्टोरी हुई है इसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को सुनाएं। फ़हीम अख्तर जी बहुत सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं 92 न्यूज़ के। इलेक्शन से रिलेटेड मामलात, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामलात, पाकिस्तान में इलेक्शन से रिलेटेड मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड मामलात को रिपोर्ट करते हैं। फ़हीम साहब, ये क्या स्टोरी हुई है, आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? जो सब कुछ आज आपने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का, वो तो हमने बता दिया कि उन्होंने क्या कहा है और क्या हुआ है। आप इस स्टोरी को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये गिल साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और जो इल्जामात तहरीक इंसाफ और जो बातें तहरीक इंसाफ कर रही थी कि आम इंतखाबात 2024 में मुबैना तौर पर बेपनाह धांधली की गई है और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो चुराया गया है, उसकी ये तस्दीक हुई है। बिलखसूस अगर आप पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन से ही जिस तरीके से सीटें जितवाई गई हैं, इस तरह किसी और जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे मुस्लिम लीग नून के, वहां से वो हारे हैं। गुजरावाला, फैसलाबाद, इवन के लाहौर के अंदर भी उनको धांधली करके जो है वो जितवाया गया। और रावलपिंडी मैसिवली, क्योंकि 2013 के इलेक्शन देखें, 2018 के इलेक्शन देखें तो पीटीआई का ये बड़ा मजबूत हल्के समझा जाता था कि यहाँ पर पीटीआई किसी खंबे को भी खड़ा करेगी तो वो जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बाद में फॉर्म 47 के नतीजे आए और जिसने हम तमाम सहाफियों को, जिन्होंने सारा दिन फील्ड में काम किया और जिन्होंने फॉर्म 45 इकट्ठे करके हमने चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट किया, तो वो हम सब के लिए हैरानकुन था कि रावलपिंडी से डिवीजन से तहरीक इंसाफ जो है वो हार रही है, जबकि फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर वो जीत रही है और 47 जब फॉर्म आया तो तब हार गए। अच्छा, तो ये एक बड़ा एतराफ है। कमिश्नर रावलपिंडी का एक बड़ा ओहदा है। कमिश्नर रावलपिंडी, आपको पता है कि उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है, आप तो हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, वो कहाँ से उनकी क्लियरेंस होती है और इतने बड़े ओहदेदार का ये ऐलान मुस्ताफी होने का, और फिर ये एतराफ के हमने 70 हजार की लीड वाले जो उम्मीदवारान हैं उनको हराया है और ये हमने पाकिस्तान तोड़ने वाले काम किए हैं। और ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने कहा है कि आइंदा इसकी इन लोगों के काम ना करें जो गैर कानूनी आपको अहकामात दें। तो एक बड़ा काम है जी। और अगर आप अच्छा, मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ फ़हीम साहब, जस्ट टू गिव अनदर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ मैंने खुद से सोचा। तो परसों पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन लगा हुआ है, इलेक्शन कालअदम करार देने का, जिसमें आई थिंक कि अगर मैं गलत नहीं, आप करेक्ट करेंगे मुझे, काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मज़हर अली और जस्टिस जो हमारी हैं हलाली साहबा जी, मुसरत हलाली, और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वो उस बेंच का हिस्सा हैं पीर वाले दिन। तो कहीं आपको ये जो बयान है ये उस तरफ जाता हुआ तो नहीं लगता? जस्ट ऑफ कोर्स मेरा ये एक एनालिसिस है, इसमें हमारे पास खबर तो नहीं है कि अब ये बयान दिया और कहा जाएगा जी अब तो खुद ब्यूरोक्रेसी कह रही है इलेक्शन कालअदमी करार दे दें और निगरान को ही कंटिन्यू करने दें। ये वाला काम तो नहीं कहीं आपको होता हुआ नजर आ रहा है इस बयान के बाद? सर, इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू ये जो आपने जिस तरफ निशानदेही की कि इलेक्शंस को कलअदम करार देने की जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत होनी है, और दूसरा पहलू री इलेक्शंस का भी चल रहा है। अभी मैं एक जगह के ऊपर सुन रहा था कि जो हमदुल्ला साहब है, हाफिज हमदुल्ला JUI के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शंस करवाए जाए। तो अब सीधी सी बात यह है कि जो फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर तहकीकात करवा दें और जिसका जो हक बनता है उसको मिल जाना चाहिए, और यही बात कमिश्नर साहब ने की है।
अब कमिश्नर साहब के बयान का जो मकसद है उसको किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है, जिस तरीके से आपने बात की कि दोबारा इलेक्शंस करा दिए जाएं, इन इलेक्शंस को खत्म करा दिया जाए और निगरान सेटअप को जो आगे लेके जाया जाए। लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है कि भाई फार्म 45 जो कि रियासत पाकिस्तान ने अपने प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए उम्मीदवारों को वो एक पेपर दिया है, तस्दीक शुदा पेपर दिया है कि देखें ये जो फार्म 45 है ये रियासत आपको दे रही है, इसके ऊपर इलेक्शन करवा दें, इसके ऊपर इसी के ऊपर रिजल्ट बने, इसी के ऊपर रिजल्ट बने। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया। बनेगा। अब उस फार्म 45 को एक कागज का टुकड़ा, और जैसे फैसल वाडा जैसे जो तर्जुमान है कुछ लोगों के, वो फरमा रहे हैं कि अब इसके ऊपर जो पीटीआई वाले उम्मीदवार हैं इसके ऊपर चने और छोले खाएं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंतखाबात को बर्बाद कर दिया, मैं समझ गया, सिस्टम को बर्बाद कर दिया। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी।